हाँ बच्चों, मैं विजय सिंह सर आपको आज यूपी बोर्ड क्लास 10th के विज्ञान के बहुत ही इंपॉर्टेंट 2-3 क्वेश्चन बताए जाएंगे। इनको आप पढ़ लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा कॉपी में, निश्चित ही ये आपके बोर्ड पेपर में आएंगे। इनको पढ़ करके आप अच्छा अंक पा सकते हो। तो आइए शुरू करते हैं। पर्यावरण में से ये क्वेश्चन है, पारितंत्र क्या है, इसके विभिन्न घटकों का वर्णन कीजिए। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पारितंत्र क्या होता है, इसको देखिए। पारितंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम, ये भी एक नंबर में पूछ सकता है कि पारितंत्र शब्द का प्रयोग किसने किया था। तो पारितंत्र शब्द का प्रयोग किया था एजी टेंसले ने। एजी टेंसले ने पारितंत्र शब्द का प्रयोग किया था। अब पारितंत्र क्या होता है, क्वेश्चन है पारितंत्र क्या है, इसके विभिन्न घटकों का वर्णन कीजिए। तो पारितंत्र में 2 घटक होते हैं, एक जैविक घटक और एक अजैविक घटक। जैविक घटक क्या होते हैं, सजीव होते हैं। क्या होते हैं, सजीव। और अजैविक घटक क्या होते हैं, निर्जीव होते हैं। तो निर्जीव और सजीव के बीच में जो संबंध होता है उसी संबंध को कहते हैं पारितंत्र। पर्यावरण में सजीव घटक और निर्जीव घटक, इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है, जो संबंध है, उसी संबंध को कहेंगे क्या, पारितंत्र। जैसे आपसे और आपके यहाँ जो निर्जीव घटक है, अर्थात प्रकाश कैसा है, जलवायु कैसी है, धूप कितनी पड़ती है, इन सब से आपका क्या है, रिलेशन है। जैसे जो अफ्रीका महाद्वीप के लोग होते हैं वहाँ पे सूर्य की गर्मी ज़्यादा तेज है, अर्थात ये निर्जीव कारक है। अजैविक घटक, अजैविक घटक में प्रकाश ज़्यादा होने के कारण वो क्या होते हैं, काले हो जाते हैं। कहीं पे वनस्पतियाँ ज़्यादा होंगी, वर्षा ज़्यादा होगी तो वहाँ पे जंगल ज़्यादा उगेंगे और वहाँ पे जैव विविधता ज़्यादा पाई जाएगी। तो सजीव घटक और निर्जीव घटक दोनों में क्या होता है, संबंध होता है। उसी संबंध को कहते हैं पारितंत्र। पर्यावरण के सजीव घटक और निर्जीव घटक दोनों के बीच में संबंध होता है, उसी संबंध को कहते हैं क्या, पारितंत्र। गर्मी ज़्यादा होगी, प्रकाश ज़्यादा पड़ेगा तो लोग काले होंगे, गर्मी कम पड़ेगी, प्रकाश कम पड़ेगा तो लोग क्या होंगे, गोरे होंगे। यूरोप महाद्वीप के लोग देखिए गोरे हैं, अफ्रीका महाद्वीप के लोग क्या हैं, काले हैं। वर्षा ज़्यादा होगी, जंगल ज़्यादा पाए जाएंगे, जंगल ज़्यादा होंगे तो जीव जंतु वहाँ पे ज़्यादा होंगे। तो वर्षा का, प्रकाश का, मिट्टी का, इन सब से सजीवों से क्या होता है, संबंध होता है। उसी संबंध को कहते हैं पारितंत्र। अब देखिए ध्यान से, पारितंत्र के 2 घटक हैं, जैविक और एक अजैविक घटक। जैविक घटक में कौन है, सजीव हैं। अजैविक घटक में कौन है, निर्जीव हैं। जैविक घटक को 3 भागों में बांटा गया है, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। प्रोड्यूसर, कंपोजर और डिकम्पोजर। ध्यान से देखिए, उत्पादक में कौन शामिल होता है, इसमें हरे पेड़ पौधे शामिल होते हैं। कौन, हरे पेड़ पौधे। ये अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, इसलिए इसमें हरे पेड़ पौधों को शामिल किया जाता है। पूरे पर्यावरण में केवल हरे पेड़ पौधे ही क्या है, उत्पादक हैं, क्योंकि उनके पास क्लोरोफिल होता है और उस क्लोरोफिल की सहायता से अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। उपभोक्ता, जो उत्पादक के ऊपर निर्भर है, उन्हीं को उपभोक्ता कहते हैं। पर्यावरण के अजैविक घटक के ऐसे कारक जो उत्पादक के ऊपर निर्भर है, उन्हें क्या कहेंगे, उपभोक्ता कहेंगे। मनुष्य क्या है, उपभोक्ता है। जितने भी जीव जंतु हैं सब उपभोक्ता हैं। जो उत्पादक के ऊपर निर्भर है वो सब क्या है, उपभोक्ता है। उपभोक्ता को 3 भागों में बांटा गया है, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता में शुद्ध शाकाहारी होते हैं। कौन होते हैं, शुद्ध शाकाहारी शामिल होते हैं। जैसे गाय हो गया, गाय मांस नहीं खाती है, ये उत्पादक को खाती है, अर्थात पेड़ पौधों, उनकी पत्तियों को, उनसे प्राप्त होने वाले अनाज को खाती है। गाय, भैंस, टिड्डी, ये सब क्या है, शुद्ध शाकाहारी हैं। और शुद्ध शाकाहारी को प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता के ऊपर निर्भर रहने वाले को द्वितीयक उपभोक्ता कहते हैं। अर्थात जो मांसाहारी होंगे वो द्वितीयक उपभोक्ता होंगे। गाय को जो खाए, बकरी को जो खाए, टिड्डी को जो खाए, वो क्या होगा, द्वितीयक उपभोक्ता होगा। और द्वितीयक उपभोक्ता को जो खाए वो क्या होगा, तृतीयक उपभोक्ता होगा। जैसे मान लीजिए सांप है, सांप खाता है मेढक को, और सांप को कौन खाता है, बाज खाता है, तो बाज क्या हो जाएगा, तृतीयक उपभोक्ता हो जाएगा। चूहा क्या है, प्राथमिक उपभोक्ता है, क्योंकि ये पेड़ पौधों के ऊपर डिपेंड है। चूहा को कौन खाता है, सर्प खाता है, सर्प क्या हो गया, द्वितीयक उपभोक्ता हो गया। और सर्प को कौन खाता है, बाज खाता है, तो बाज क्या हो गया, तृतीयक उपभोक्ता हो गया। चूहा शुद्ध शाकाहारी है, किसको खाता है, पौधों को, या पौधों द्वारा उत्पादित अनाज को खाता है। पौधे क्या है, उत्पादक हैं। और चूहा क्या हुआ, उपभोक्ता हुआ। कैसा उपभोक्ता हुआ, उत्पादक के ऊपर डिपेंड है, इसलिए क्या हुआ, प्राथमिक उपभोक्ता हुआ। और चूहा को कौन खाता है, सर्प खाता है, तो सर्प क्या हुआ, द्वितीयक उपभोक्ता हुआ। और द्वितीयक उपभोक्ता को कौन खा रहा है, बाज खा रहा है, इसलिए बाज क्या हुआ, तृतीयक उपभोक्ता हो गया। लास्ट में आपका जैविक घटक में अपघटक है। लॉन्ग आंसर में आएगा, इसलिए बड़ा हो रहा है तो आप चिंता ना करिए, 5 नंबर में आएगा। अब घटक जो होते हैं ये प्राथमिक उपभोक्ता जब
द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता जब डिस्ट्रॉय हो जाता है अर्थात इनकी मृत्यु हो जाती है तो उनको उनके घटकों में अपघटित कर देते हैं। ये प्राकृतिक सफाई कर्मी का भी कार्य करते हैं। इसमें आपके जीवाणु, विषाणु और कवक शामिल होते हैं। बैक्टीरिया, वायरस और फंजाई यानी जीवाणु, विषाणु और कवक इसमें शामिल होते हैं जो प्राथमिक, द्वितीयक उपभोक्ता और उत्पादक के मरने के बाद उनको उनके अवयवों में अपघटित कर देते हैं। अजैविक घटक में आइए। अजैविक घटक में 3 कारक हैं, कार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ और जलवायु कारक। कार्बनिक पदार्थ में आपका कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन ये सब शामिल होते हैं। अकार्बनिक पदार्थ में आपके लवण शामिल होते हैं जैसे सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम फास्फेट, ये सारी चीज़ें शामिल होती हैं। मिट्टी में अनेक खनिज लवण होते हैं वो शामिल होते हैं। जलवायु कारक में आपका शामिल होता है क्या, ऊर्जा, सूर्य का जो प्रकाश है यानी प्रकाश शामिल रहेगा, जल शामिल रहेगा, मृदा शामिल रहेगी, ये सब क्या है, जलवायु कारक है। तो इस तरीके से आपका पारितंत्र क्लियर हो गया। एक बार फिर से बता दे रहे हैं, सजीव घटक और निर्जीव घटक के बीच में जो संबंध है उसी संबंध को कहते हैं पारितंत्र। पर्यावरण में सजीव घटक, निर्जीव घटक के बीच में संबंध है, उस संबंध को पारितंत्र कहते हैं। पारितंत्र शब्द का प्रयोग एजी टेंसले ने किया था। पारितंत्र को 2 घटकों में बांटा गया है, जैविक घटक और अजैविक घटक। जैविक घटक को 3 भागों में बांटा गया, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। अजैविक घटक को 3 भागों में, कार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ और जलवायु कारक। उत्पादक में हरे पेड़ पौधों को रखा गया है। उपभोक्ता को 3 श्रेणी में, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। प्राथमिक में कौन शामिल है, जो शुद्ध शाकाहारी है वो प्राथमिक उपभोक्ता है। प्राथमिक उपभोक्ता को जो खाता है वो द्वितीयक उपभोक्ता अर्थात ये मांसाहारी है, और द्वितीयक उपभोक्ता को जो खाए वो तृतीयक उपभोक्ता है। और इन सब के मरने के बाद जो सफाई का कार्य करे, उनको उनके अपघटकों में तोड़ने का कार्य करे, उसे कहेंगे क्या, अपघटक। अजैविक कारक आप लोग पहले ही समझ चुके हो। अब आपको अगला क्वेश्चन बताया जा रहा है, खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल। पर्यावरण का ही ये भी क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल क्या होता है, ध्यान से देखिए। एक पारितंत्र में जब ऊर्जा का सीधी रेखा में प्रवाह हो, एक पारितंत्र में ऊर्जा का जब सीधी रेखा में प्रवाह हो तब उसे कहते हैं खाद्य श्रृंखला। और एक पारितंत्र में जब ऊर्जा का प्रवाह कई दिशाओं में हो तब उसे बोलते हैं खाद्य जाल। एक पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक ही रेखा में हो तो खाद्य श्रृंखला अर्थात फूड चेन, और एक पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कई दिशा में होता है तब उसे कहते हैं क्या, खाद्य जाल। अब ध्यान से देखिए आप लोग, जैसे हरे पेड़ पौधे हैं, इन हरे पेड़ पौधों को टिड्डी खाता है, और टिड्डी को कौन खाता है, मेढक खाता है। और मेढक को कौन खा रहा है, सर्प खा रहा है। और सर्प को कौन खा रहा है, बाज खा रहा है। हरे पेड़ पौधों से ऊर्जा गई टिड्डी में, टिड्डी से मेढक में, मेढक से सर्प में, और सर्प से बाज में। ऊर्जा का प्रवाह एक सीधी रेखा में हो रहा है। जब पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक सीधी रेखा में होता है तब उसी को बोलते हैं क्या, खाद्य श्रृंखला या खाद्य जाल। फिर से समझिए, याद हो जाएगा। जब पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक सीधी रेखा के रूप में हो तो उसे बोलते हैं खाद्य श्रृंखला। हरे पेड़ पौधों की ऊर्जा गई टिड्डी में, टिड्डी की ऊर्जा मेढक में, और मेढक की ऊर्जा सर्प में, और सर्प की ऊर्जा बाज में। इस तरीके से ये हो गई क्या, खाद्य श्रृंखला या फूड चेन। एक सीधी चैन बन जाती है, इसलिए इसको बोलते हैं फूड चेन या खाद्य श्रृंखला या आहार श्रृंखला। अब ध्यान से देखिए, खाद्य जाल। एक पारितंत्र में एक जीवधारी को जब कई जीवधारी मिलकर के खाते हैं तब फूड वेब का निर्माण होता है, या ऐसे भी कह सकते हैं कई सारी फूड चेन मिल करके फूड वेब का निर्माण करेंगी, अर्थात कई खाद्य श्रृंखलाएं मिल करके खाद्य जाल का निर्माण करेंगी। ध्यान से देखिए आप लोग, जैसे हरे पेड़ पौधे, हरे पेड़ पौधों को टिड्डी खाता है, हरे पेड़ पौधों को गाय भी खाती है, हरे पेड़ पौधों को बकरी भी खाती है, टिड्डी को मेढक खाता है, मेढक को सर्प खाता है, गाय को भेड़िया खाता है, भेड़िया को चीता खाता है, बकरी, भेड़िया बकरी को भी खाएगा, चीता बकरी को भी खाएगा,
चीता बकरा को भी खाएगा, भेड़िया बकरा को भी खाएगा, चीता गाय को भी खाएगा, चीता बाज को भी खाएगा, शेर बकरे को खाएगा, शेर बकरी को खाएगा, शेर गाय को भी खाएगा, शेर बाज को भी खा सकता है। अब ध्यान से देखिए, अब ये जटिल संरचना बन गई। इसी जटिल संरचना को कहते हैं खाद्य जाल। हरे पेड़ पौधे से उड़ जा गए टिड्डी में, टिड्डी से मेढक में, मेढक से सर्प में, सर्प में बाज, और बाज से शेर में। एक फूड चेन ये हरे पेड़ पौधों से गाय में, गाय से भेड़िया में, भेड़िया से चीते में, चीते से शेर में। इस तरीके से कई सारी फूड चेन मिल करके फूड वेब का निर्माण करती है। या जब एक पारितंत्र में एक ही जीवधारी को कई जीवधारी मिल करके खाते हैं तो फूड चेन जटिल हो जाती है, तब उसे बोलते हैं फूड वेब। एक खाद्य श्रृंखला में या एक पारितंत्र में जब एक जीवधारी को कई जीवधारी मिल करके खाते हैं तो खाद्य श्रृंखला जटिल हो जाती है। इसी को कहते हैं क्या? खाद्य जाल। तीनों ही क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खाद्य जाल, खाद्य श्रृंखला और पारितंत्र। और इसके अलावा जो आपको रक्त के बारे में बताया गया, धमनी और शिरा, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनको पढ़ लीजिएगा, पेपर में 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये पेपर में पूछे जा सके। धन्यवाद। ये क्वेश्चन है धमनी और शिरा का। ध्यान से देखिए, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेपर में आपके 100% चांस है कि आए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, धमनी और शिरा। त्वचा की गहराई में धमनी पाई जाती है और त्वचा के ऊपरी सतह पर शिरा पाई जाती है। दोनों में अंतर होता है, ध्यान से देखिए। धमनी में शुद्ध रुधिर होता है, शिराओं में अशुद्ध रुधिर होता है। शुद्ध अशुद्ध रुधिर का मतलब जिस रुधिर में ऑक्सीजन उपस्थित हो उसे शुद्ध रुधिर कहेंगे, और जिसमें ऑक्सीजन उपस्थित ना हो उसे अशुद्ध रुधिर कहेंगे। धमनियों में रुधिर तीव्र वेग के साथ बहता है अर्थात तेजी से बहता है। शिराओं में रुधिर धीमी गति से बहता है। धमनी में कपाट नहीं होता है, अर्थात धमनियों में कपाट नहीं होता, दरवाजे टाइप कुछ जैसा नहीं होता, रुकावट नहीं होती। धमनियों में रुधिर ऐसे तेजी से बहेगा। और शिराओं में क्या होता है? कपाट होते हैं ऐसे जगह जगह, और इन कपाट से होते हुए रुधिर धीरे 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 बहेगा। इसलिए शिराओं में रुधिर धीमी गति से बहता है। धमनियों में कपाट नहीं होता, शिराओं में कपाट होता है। धमनियों की दीवार मोटी होती है, शिराओं की दीवार लचीली और पतली होती है। फुफ्फुस धमनी में, सभी धमनियों में क्या होता है? शुद्ध रुधिर होता है। फुफ्फुस धमनी में अशुद्ध रुधिर होता है। केवल एक धमनी है फुफ्फुस धमनी, उसमें क्या होगा? अशुद्ध रुधिर होगा। और सभी शिराओं में अशुद्ध होता है, परंतु फुफ्फुस शिरा में शुद्ध रुधिर होगा। एक बार फिर से सुन लीजिए। धमनियां त्वचा की गहराई में होती हैं, शिराएं त्वचा के ऊपरी सतह पर होती हैं। धमनियों की दीवार मोटी होती है और शिराओं की दीवार लचीली और पतली होती है। शिराओं में कपाट होता है, धमनियों में कपाट नहीं होता है। धमनियों में कपाट ना होने की वजह से रुधिर तेजी से बहता है, जबकि शिराओं में रुधिर मंद गति से बहता है। धमनी में शुद्ध रुधिर होता है, शिराओं में अशुद्ध रुधिर होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड पेपर के लिए, आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब फिर आपको कुछ और लॉन्ग आंसर बताए जाएंगे क्लास 10th के, पाचन तंत्र से, श्वसन तंत्र से और परिसंचरण तंत्र से। इन सब तंत्र से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे। धन्यवाद।